इन प्रेसिडेंसी के अध्यापक ने छात्रों का अपमान किया। तब सुभाष बाबू ने अध्यापक को सबक भी सिखाया था, लेकिन उन्हें आईसीएस से त्याग पत्र दे देते हैं। सुभाष बाबू की क्रांतिकारी सोच महात्मा गांधी के अहिंसक नीति से मेल नहीं खाती थी। चुनाव के लिए एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और माता एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। सुभाष चंद्र बोस की प्राइमरी शिक्षा प्रोटेस्टेंट स्कूल से पूर्ण करी और बाद में 1909 में उन्होंने रेवेंसो कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। मात्र 15 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया। सुभाष में आगे चलकर कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन प्रेसिडेंसी के अध्यापक ने छात्रों का अपमान किया। तब सुभाष बाबू ने अध्यापक को सबक भी सिखाया था, लेकिन उन्हें कॉलेज से निष्कर्ष कर दिया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद सुभाष बाबू के पिता की इच्छा थी कि वे आईसीएस की एग्जाम दें। अपने पिता की इच्छा के लिए सुभाष बाबू 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसे समय आईसीएस के एग्जाम देने के लिए इंग्लैंड जाना जरूरी होता था, क्योंकि यह एग्जाम केवल इंग्लैंड में ही लिया जाता था। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस केवल 8 महीने की तैयारी में 4 स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन सुभाष बाबू के दिमाग पर महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था और आईसीएस की नौकरी करके अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। इसलिए 1919 में आईसीएस से त्याग पत्र दे देते हैं। 92 में जब वे इंग्लैंड से भारत आए, उसकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी की सलाह से वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और दास बाबू के साथ काम करने लगे। जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सुभाष बाबू ने डटकर विरोध किया और 1 साल के अंदर अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। उसके बाद 1938 में वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन तब गांधी जी सुभाष बाबू की क्रांतिकारी सोच महात्मा गांधी के अहिंसक नीति से मेल नहीं खाती थी। सुभाष बाबू मानते थे कि अंग्रेजों को केवल सशस्त्र संघर्ष से ही हराया जा सकता है, लेकिन बोस का प्रतिशोध 1937 में आया, जब उन्होंने फिर से चुनाव के लिए एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराया। फिर भी गांधी के समर्थन की कमी के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सुभाष बाबू यहाँ रुके नहीं, बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राष्ट्रवादी पार्टी बनाई। 3 सितंबर 1939 को सुभाष बाबू को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। तब सुभाष बाबू ने घोषणा कि अब भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। लेकिन 1 साल बाद हालवेट स्तंभ, जो भारत के गुलामी का प्रतीक था, सुभाष बाबू के यूथ ब्रिगेड ने रातों रात मिट्टी में मिला दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन विश्व युद्ध के दरमियान सुभाष चंद्र बोस जेल में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सुभाष बाबू की हालत खराब होते ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंदी से बाहर निकालने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कुछ दिन के लिए मौन व्रत और एकांत में रहने का तय किया, इसलिए ताकि अंग्रेज सरकार को चकमा दिया जा सके। 16 जनवरी 1941 पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष रखकर अपने बड़े भाई के बेटे शिशिर बोस के साथ कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले तक पहुंचा। वहां के एक रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर पहुंचे। पेशावर से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के सहकारी मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात भगत राम तलवार से करवा दी। भगत राम तलवार के साथ मिलकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष बाबू उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। क्योंकि सुभाष बाबू को वहां की लैंग्वेज बोलना नहीं आती थी, इसलिए ऐसा नाटक कर रहे थे। काबुल में सुभाष बाबू 2 महीने उत्तम चंद मल्होत्रा नामक भारतीय व्यक्ति के घर रहे थे। बाद उन्होंने रूसी और जर्मन दूतावास जाना चाहा, लेकिन कोशिश असफल रही। लेकिन इटालियन दूतावास जाने की कोशिश सफल रही। इन्हीं की मदद से सुभाष चंद्र बोस ऑरलैंडो मेजोटा नामक व्यक्ति बनकर
बोस काबुल से रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। वहां पर बोस ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। आखिरकार 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू एडोल्फ हिटलर से मिले। हिटलर को भारत में इतनी रुचि नहीं थी। हिटलर की सहायता वहां सीमित रही, लेकिन बोस ने हार नहीं मानी। बोस का सपना था कि विदेश से सेना बनाकर भारत को आजाद करना है। 8 मार्च 1943 के जर्मनी से आबिद हसन सफरानी के साथ जर्मन पनडुब्बी में बैठकर हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे ले गई। वहां वे दोनों तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सिंगापुर पहुंचे। वहां पर जापानी सेना ने जो भारतीय लोग पकड़े हुए थे उनसे आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज में फीमेल के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्व एशिया में भाषण देकर वहां कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी ने आजाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा भी दिया। यह दोनों फौजियों ने मिलकर अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप भी जीत लिए और नाम दिया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, और साथ ही इम्फाल और कोहिमा पर अटैक किया, लेकिन पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना की खबर आई जिसमें बॉस के मारे जाने का दावा किया गया, लेकिन उनकी मौत आज तक एक रहस्य है। कहीं मानते हैं कि वह रूस चले गए, कुछ कहते हैं कि वह गुमनामी बाबा बनकर जी रहे थे। सरकारी आयोग भी पूरी सच्चाई नहीं जान पाई। नेताजी चले गए, लेकिन उनका सपना आजाद मजबूत भारत आज भी जिंदा है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक नेता नहीं, एक युग पुरुष थे। जय हिंद।